नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग का जो विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन है, ये मैं आपके लिए लाया हूं। उसके दो कारण हैं। एक्चुअल पिछले साल जो प्रतिवेदन था 2021-22 का, उसके आंकड़ों में और 2022-23 के आंकड़ों में थोड़ा सा अंतर है, कुछ माइनर। पर फिर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। जैसे पिछली बार जो निजी विश्वविद्यालय थे, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 के तहत वो 40 थे, अब वो 47 हो गए। तो इसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन है कि भैया क्या करें क्या नहीं करें। मैंने भी इसके लिए पिछली साल एक जो है वो एमसीक्यू बनाया था, पर वो 21-22 के प्रतिवेदन पे था। अब चूंकि 22-23 का प्रतिवेदन मार्च में आ चुका है यहाँ पर, तो अब हमें थोड़ा सा इस प्रतिवेदन पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अनुरूप क्या होगा। मैं दोनों के बीच कंपेरेटिव स्टडी करा रहा हूँ, इसीलिए मैंने दोनों प्रतिवेदन आपके सामने खोल दिए। यहाँ पर ये 21-22 का है, ठीक है, यहाँ पर, और ये जो है वो अगर कहा जाए 22-23 का। तो कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल फटाफट 1 घंटे के अंदर अपन इसको पूरा खत्म करेंगे। क्या इसमें क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सबके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सामने दोनों खोल लिए हैं। सबसे पहले हम 2000 कलर से याद रखिएगा, है ना। ये जो कलर, लाइट कलर जो दिख रहा है, ये पिछले साल का है ना। ये जो थोड़ा डार्क कलर दिख रहा है, ये इस साल का है। ठीक है, वैसे तो मैं बताते ही जाऊंगा। अब जैसे सिंपल सी लॉजिक है, यहाँ पर हमने ये फ्रंट पेज खोजा, दोनों का लगभग एक जैसे ही है। अब यहाँ पर हमको 16 विश्वविद्यालय दिख रहे हैं, यहाँ भी हमको 16 विश्वविद्यालय दिख रहे हैं। निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 2022-23 के प्रतिवेदन में 47 दिख रही है, इस वाले में 40 दिख रही है। अन्य विश्वविद्यालय 8 दिख रहे हैं, यहाँ पर भी अन्य विश्वविद्यालय 8 दिख रहे हैं। अन्य संस्थाएं 5 दिख रही हैं, यहाँ भी अन्य संस्थाएं 5 दिख रही हैं। यानी इन आंकड़ों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। शासकीय महाविद्यालय 526 है, शासकीय महाविद्यालय 536 है। यानी अब हमारे पास ये बात साफ हो गई कि हमारे आंकड़े दो बदल गए। पहला, कि जो 2007 का निजी विश्वविद्यालय अधिनियम था, उसके तहत जो विश्वविद्यालय 40 थे, ठीक है, 40 अगर कहा जाए निजी विश्वविद्यालय, वो बढ़कर जो है वो हो गए 47। 2021-22 में जहां 536 महाविद्यालय थे, सॉरी 526 महाविद्यालय थे, वो महाविद्यालय बढ़कर हो गए 536। यानी ये दोनों आंकड़े अब आपको जो है वो याद रखना है, ये वाले। बस ये दो याद रखना है, 26 से 36। अब कई और भी ये भी कहते हैं कि अभी 40 पढ़ लिया हमने, कहीं 50 पढ़ लिया। अरे वो एग्जाम में थोड़ी आएगा यार, वो उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिवेदन से बात करो ना। ठीक है, कोई चीज आज की स्थिति में अगर आज कोई अपॉइंटमेंट हो गई तो उसको कैसे अपन कंसीडर कर पाएंगे, ये भी तो समझने वाली बात होती है ना। तो कई बार बच्चे ये भी सोचते हैं कि अब आज की स्थिति में ये क्या है वहां पर। तो अभी हमारे पास जो है विश्वविद्यालय 16, ठीक है, यहाँ पर निजी विश्वविद्यालय जो है वो अगर कहा जाए 40 से बढ़कर 47, अन्य विश्वविद्यालय 8, अन्य संस्थान 5, शासकीय महाविद्यालय जो है वो अगर कहा जाए 526 से बढ़कर 36। ये इतना अपने को जो है वो याद रखना है नए प्रतिवेदन में, ये यहाँ पर। दूसरा साफ है कि उच्च शिक्षा विभाग की जो स्थिति है उसमें उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री होंगे। मंत्री के नीचे जनरली क्या होता है, किसी भी विभाग में जो विभाग चलाया जाता है, वो विभाग चलाता है आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा। यानी एक पीएस होता है, उसको अपन प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम से जानते हैं। यहाँ उच्च शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जगह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वर्ड इस्तेमाल। ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में अगर हम मंत्री जो है वो अगर कहा जाए मंत्री को छोड़ दें, तो उसके अलावा अगर कहा जाए कि जो टॉप मोस्ट जो पोस्ट है वो कौन है, तो आप कहोगे कि इसमें जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यानी अपर मुख्य सचिव है। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको, कर्सर थोड़ा इधर चल रहा था, हाँ। अपर मुख्य सचिव को जो है वो नियुक्त किया, मतलब जो है वो इसको चलाएंगे। बाकी और जो है वो मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ जो है वो आएगा। इतना आपको याद रखना है यहाँ तक, ये पहला सभी को पता होगा। हाँ, कि अगर ये भी याद रखिएगा, कई बच्चों को मंत्रिमंडल में भी कंफ्यूजन रहता है। मतलब कई बार जो है वो उच्च शिक्षा विभाग के मंत्रियों भी कहते हैं, देखो चिकित्सा शिक्षा एक अलग होती है, ये भी मैं बता देता हूँ। एक होती है चिकित्सा शिक्षा, ठीक है, उसके मंत्री हैं विश्वास सारंग, वो अलग सा अलग है ना। और एक होती है अगर कहा जाए उच्च शिक्षा, यानी हायर एजुकेशन, उस उच्च शिक्षा में अभी है मोहन यादव, है ना। ये याद रखे, यहां लिख दो डॉक्टर, मंत्री के लिए डॉक्टर मोहन यादव। दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगर कंफ्यूज हुए तो क्वेश्चन जो है वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। यहां पर अगर कहा जाए
और अगर कभी कोई स्कूल शिक्षा भी पूछ ले तो उसमें याद रखिएगा इंदर सिंह परमार का, है ना, वो स्वतंत्र प्रभार है उनके पास। ये तीन नाम मैंने बता दिए। मेन है मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री, विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा के लिए इंदर सिंह। अब वो क्या पूछेगा वो देखने वाली बात। तो मैं समझ पड़ा कि एक मिनिस्टर है, मिनिस्टर के नीचे एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, उन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के नीचे फिर पूरी एक टीम है जिसमें एक डिप्टी सेक्रेटरी, उप सचिव है, विशेष कर्तव्य अधिकारी। ये हमारे काम का नहीं। इसमें क्या कोई बदलाव हो सकता है? नहीं हो सकता। ये सब कुछ वैसा ही कि वैसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सब वैसा के वैसे ही रहेगा, इसमें कहीं कोई जो है वो छेड़खानी जो है नहीं होगी। ठीक है। फिर इसके जो अवर मुख्य सचिव के नीचे फिर अवर सचिव आ गए, यहाँ पर अगर कहा जाए एडिशनल सेक्रेटरी, और फिर एडिशनल सेक्रेटरी के नीचे जो है वो ये सब कुछ। तो यहाँ पर अब उच्च शिक्षा विभाग में अपने को पहले तो ये सबको पता ही होना चाहिए कि एक होती है मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री के अंदर होती है डायरेक्टेड। हमेशा ध्यान रखिएगा, डायरेक्टेड एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट होगा। जैसे अपन कहते हैं ना डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो पुलिस महानिदेशक, वो पुलिस महानिदेशक कहाँ बैठेगा? वो कहीं ना कहीं उसकी डायरेक्टेड में बैठेगा। तो मध्य प्रदेश में ऐसी दो डायरेक्टेड है, एक का नाम है सतपुड़ा, एक का नाम है विंध्याचल। अभी सतपुड़ा में तो आग लग गई थी, मालूम होगा, वो संचालनालय कहलाते। तो डायरेक्टेड है ये। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री के नीचे डायरेक्टेड, डायरेक्टेड के नीचे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटीज के नीचे अदर जो है इंस्टीट्यूशन। ये आपको चार्ट कोई चेंज नहीं होंगे। ठीक है, मंत्रालय, संचालनालय, विश्वविद्यालय, अनुसंधान, क्षेत्रीय कार्यालय भी वैसे के वैसे रहेंगे। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो आपको जो क्षेत्रीय रीजनल जो ऑफिस दिख रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, ये एग्जैक्टली हायर एजुकेशन को कैसे डिसेंट्रलाइज करा जाए, कैसे चलाया जाए, उसके लिए ये यूनिवर्सिटीज के जुरिडिक्शन नहीं है। कई बच्चे सोच रहे लेते हैं कि ये भोपाल यूनिवर्सिटी का जुरिडिक्शन है या ग्वालियर यूनिवर्सिटी का, उससे कोई लेना नहीं, ये जुरिडिक्शन नहीं है। तो इसमें अपने को क्या याद रखना, मतलब अभी उच्च शिक्षा विभाग जो है वो कितने क्षेत्रीय कार्यालयों में डिवाइड है? तो हमने कहा 7, ये दिख रहा है। इन 7 में अपने को दिख रहा है कि भोपाल नर्मदापुरम एक साथ ले लिए, यानी 2 मर्ज हो गए। ग्वालियर चंबल एक साथ ले लिए, 2 मर्ज हो गए। रीवा शहडोल एक साथ ले लिए, 2 मर्ज। तो इनमें एक से ज्यादा है, यानी 7 और 3 10। तो सीधी सी बात है, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सागर, ये तो मेन संभाग थे ही। इनमें क्या करा, बाकी में 2 2 को मर्ज कर दिया। तो ऐसे 7 अपने को, सातों 10 संभाग तो सबको याद रहते हैं। अब लिंक क्या करना है? भोपाल के साथ नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद, इसको लिंक करना। ग्वालियर चंबल हमेशा और रीवा शहडोल हमेशा जोड़ के बोला जाता है ना। तो इन जो है वो अगर कहा जाए क्षेत्रीय कार्यालयों के नीचे 2000, ये देखिए मैं अपना कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे क्या पता है पेपरों में क्या आता है। उच्च शिक्षा विभाग जो बोल रहा है हमको उसको ऑथेंटिक मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो उसमें दिख रहा है कि हर एक जो है वो अगर कहा जाए क्षेत्रीय कार्यालय के अंदर कुछ कॉलेजेस, जैसे पहले भोपाल नर्मदापुरम वाले में आपको 8 अग्रणी महाविद्यालय दिख रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 8 8 8 8 8 ये सब में दिख रहे हैं। लेकिन सबसे कम क्या है? संभाग जो सागर संभाग है उसमें सबसे कम, यानी सिंपल वे में कि जो सागर डिवीजन है, ठीक है, जो कि एक क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में काम कर रहा है यहाँ, उसके अंदर सबसे कम जो है वो अग्रणी महाविद्यालय, यानी जो सबसे आगे की करताल वाले हैं वो यहाँ। ऐसे ही अगर कहा जाए कि यहाँ पर महाविद्यालयों में शासकीय महाविद्यालय, अशासकीय महाविद्यालय, अनुदान प्राप्त और गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों की भी जानकारी दी। अब इतने सारे आंकड़े तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम केवल एक याद रखें कि जितने शासकीय महाविद्यालय हैं उसमें सबसे ज्यादा शासकीय महाविद्यालय भोपाल इन नर्मदापुरम संभाग में ये दिख रहा है 92, सबसे ज्यादा 92 यहाँ पर आपको दिख रहा है। और सबसे कम आप देखिए कहाँ दिख रहे हैं आपको? सागर वाले में, है ना। एक तो सागर ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सागर में, तो उसका एक एक इम्पैक्ट ये भी हो सकता है। तो शासकीय महाविद्यालय सबसे कम सागर जो संभाग है यानी क्षेत्रीय कार्यालय वो, और सबसे ज्यादा बाकी में तो आपको जो है वो एवरेज अब इतने तो याद रख नहीं सकते आप, तो छोड़ दीजिए ये यहाँ तक। अब हम यहाँ से जाते हैं शासकीय महाविद्यालय संभागवार। वो मुझे नहीं लगता कि आपको याद रखना है, लेकिन आपको ये पता चल गया कि 536 हमारे पास जो है वो शासकीय कॉलेज हैं। यही आंकड़ा अगर हम इसी के अंदर ये यही पूरा के पूरा आंकड़ा यहाँ ले लेते तो यहाँ पर ये 526 हो जाता, यानी 2021-22 में जहां ये 526 था, 2022-23 में वहां ये 536 हो गया। ठीक है, ऊपर मैंने बता ही दिया है कि सबसे ज्यादा भोपाल नर्मदापुरम संभाग में। फिर उस क्रम में जो है वो अगर कहा जाए दूसरे नंबर पे जबलपुर दिख रहा है आपको 89,
लेकिन सबसे कम वाला याद और सबसे ज्यादा वाला याद रखो। कितने आंकड़े याद रख सकते हैं लास्ट मोमेंट पे? तो दो याद रख सकते हैं कि यार सागर में सबसे कम। और कैसे याद रखेंगे? कि सागर में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसीलिए अपन उसको लिंक कर दें कि राज्य का जो है वो सीधे उसका इन्फ्लुएंस कम कर दें कि हाँ ठीक है, वहां पर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के कारण ये रहा होगा। तो ऐसे अपन ने रफली इसको याद कर लिया। अब आता है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत। तो आपने मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम पढ़ा होगा ना। उसमें जिन विश्वविद्यालयों के बारे में उल्लेख है जिनके ऊपर वो एप्लीकेबल होगा, उनकी संख्या 8 है। ये पिछली बार भी 8 ही रही। आप सोचोगे 8 की जगह 7 हो जाए तो नहीं। बरकतुल्ला, जीवाजी, देवी अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती, अवधेश प्रताप, विक्रम, महाराजा छत्रसाल, बुंदेलखंड या छिंदवाड़ा। अब आपका होमवर्क क्या है? ये तो वैसे के वैसे ही इन सबका स्थापना वर्ष आप यहाँ लिख लीजिएगा सामने। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। और एग्जाम के पहले एक बार देख जाइएगा, शायद किस्मत रहे तो एक आध क्वेश्चन यही आपसे जो है वो पंच हो जाए। तो ये वाले आंकड़े में तो कोई अंतर होगा नहीं। पृथक अधिनियम मतलब जो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम है 1973, उसको छोड़कर टाइम टू टाइम जो अलग अलग हमने एक्ट बनाए, उन एक्ट के तहत जो यूनिवर्सिटीज है उनकी संख्या भी आपको 8 दिख रही है। जैसे भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल में है, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में है, राष्ट्रीय जो है वो नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट भोपाल में है। तो इनके लिए हमें क्या समझ पड़ा कि इनके लिए अलग से एक्ट बनाए गए। तो जब कोई अलग से एक्ट बनाया जाता है तो उसमें प्रोविजन किया जाता है कि भैया उसमें चांसलर कौन होगा, वाइस चांसलर कौन होगा, ये सब उस एक्ट में रहेगा। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ चले जाए मध्य प्रदेश जो है वो धर्मशास्त्र यूनिवर्सिटी। अब जबलपुर में जो है वो अगर कहा जाए इसको स्थापित किया गया, अभी बनी है ये जो है वो अगर कहा जाए यहाँ पर। अब इसके जो है वो मतलब अगर कहा जाए जो एक्ट होगा, उस एक्ट के तहत अलग से अलग जो है वो प्रोविजंस होंगे कि भाई हम अपना चांसलर जो है वो अगर कहा जाए किसको रखेंगे, जो है वो अगर कहा जाए वाइस चांसलर किसको रखेंगे, कैसे वहां सभा का गठन होगा, ये सब इनमें अलग अलग भी। तो ऐसे 8 पृथक अधिनियम है। ये आपको जो है वो याद रखना चाहिए, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये कहाँ कहाँ है, ये यूनिवर्सिटीज, ये याद रखना चाहिए। वैसे तो आपको याद ही होगा, लेकिन फिर भी 3 मैं बता देता हूँ। एस एन शुक्ला, थोड़ा सा अलग नाम लगता है इसलिए शेडो। धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि संस्थान जबलपुर, ठीक है, एक ये अपने को याद रखना है। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल, ये याद रखना है इसमें ना। फिर इसके बाद जो है वो पृथक नियम से बनाए गए निजी। अब हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि निजी विश्वविद्यालय की ने अधिनियम कब बना था? 2007 में। उस 2007 में बनाए गए नियम को छोड़ दिया जाए और कोई अलग से नियम से बनाया जाए तो उसमें एक ही है, और वो है महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय। ये प्राइवेट ही है, लेकिन ये प्राइवेट होने के साथ साथ याद रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय जो अधिनियम 2007 में बनाया था प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करने के लिए, उसके अंतर्गत नहीं आता। अगर ये जो स्क्रीन पे खुला हुआ है 2021-22 का प्रतिवेदन, अगर हम मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 को देखें, इस प्रतिवेदन में इनकी संख्या 40। ठीक है, ये देखिए यहां में चला गया, ये आखिरी कौन सा है? 40। ये कब का प्रतिवेदन है? 2021-22। अगर यही प्रतिवेदन अभी मैं 2022-23 पे चला जाऊं तो यहां आप देख रहे होगे कि इनकी संख्या 40 से जो है वो बढ़कर कितनी हो गई? 47। अब वहां देख लेना प्रश्न एग्जाम हॉल में, नहीं तो गलत होगा, नो डाउट। क्या पूछ रहा है? मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 मतलब 2021-20 सॉरी, मध्य प्रदेश वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22 पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश वार्षिक प्रतिवेदन जो है 2022-23 पूछ रहा है? वहां देख लेना, 21-22 पूछ रहा है तो 40 लगाना, 22-23 पूछ रहा है तो 47 लगाना। ये देख लेना भैया, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा तो फिर मुझे मत बोलना। अलग अगर कहा जाए जो संस्थान है उनके बारे में भी हमको जो पता होना चाहिए कि कहाँ कौन कौन से। तो अलग से हमारे पास 5 संस्थान हैं जो मतलब उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है वो, यानी जो हायर एजुकेशन जो है वो डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत जो है वो इनको रखा गया है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी भोपाल में मतलब सभी को मालूम है कि भोपाल के अंदर। सामाजिक सोच संस्थान उज्जैन के अंदर है, तो उज्जैन तो सबको जो है वो मालूम ही है, मुझे जो है वो बताने की जरूरत ही नहीं यहाँ पर। नटनागर सोच संस्थान जो है वो सीतामऊ में है। अब ऐसे क्वेश्चन जो है वो क्या होते हैं कि कई बार गलत भी होते हैं, आप हमेशा याद रखिएगा। कभी भी कोई भी इस तरह का इंस्टीट्यूशन मिले आप, जिसकी कहानी मतलब जिसके बारे में कुछ जैसे क्या बोल सकते हैं अपन
क्या कहूँ मैं उसके लिए एक शब्द अपने, क्या बोलूं मैं, मुझे शब्द एग्जैक्टली जो है वो नहीं आ रहा उसके लिए। कि सपोज मान के चलिए जो है वो अगर कहा जाए कोई जो है वो जिला जो है वो नहीं दिया हुआ है, तब ऐसी स्थिति में आपको उससे संबंधित बुनियादी चीजें अलग से याद रखना चाहिए कि हाँ यार ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, क्योंकि ये जो है वो थोड़ा सा अलग सा जो है वो जो है वो हमको जो है वो देखने को मिल रहा है। तो नटनागर शोध संस्थान, कस्तूरबा गांधी रूरल इंस्टीट्यूट और उच्च शिक्षा पांडु के नाम याद रखना है, वही के वही यहाँ पर है, कोई अंतर नहीं। आपको लग रहा होगा आज के लेक्चर में मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, एग्जैक्टली जल्दी इसलिए नहीं, इसको प्रतिवेदन को मैं 3 घंटे में कराऊंगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपके पास समय नहीं है। तो ऊपर से जो मेन चेंजेस हुए उसके ऊपर अपन बात करें, ये तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ये 5 के 5 यहाँ भी हैं, 5 के 5 यहाँ भी हैं। अन्य विभागों के द्वारा, अन्य मतलब उच्च शिक्षा विभाग को अगर हम छोड़ दें तो किसी और डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के अंदर जो यूनिवर्सिटीज आ रही हो, तो अब इसमें क्या प्रश्न पूछ सकता है वो भी समझ लो। वो आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं आता, कौन सा विश्वविद्यालय। तो जैसे माखनलाल चतुर्वेदी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी आरजीपीवी, राजा मानसिंह तोमर जो है वो अगर कहा जाए ग्वालियर, ठीक है, इनमें आपको याद रखना चाहिए। अब इनको क्लास में करो, जैसे संगीत का विश्वविद्यालय कितना हो गया, एक हो गया, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी ये हमको राजीव गांधी प्रौद्योगिकी एक हो गया, ठीक है। कृषि से संबंधित एक पशु, ठीक है, और ये तीन का जो है वो संबंध किससे हो गया, कृषि से हो गया ना। ये मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय लिखा है, इसका जो है वो ये याद रखिएगा नानाजी देशमुख के नाम से, ये नानाजी देशमुख मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय। ये तीन हो गए कृषि के। ऐसे आप क्या करोगे, फेस बना लो, ठीक है। ये मेडिकल से संबंधित हो गया। तो ये 8 अपन अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। इनमें से कोई क्वेश्चन जो है वो हो सकता है कि आपसे जो है वो पूछ लिया जाए या बन जाए, वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर के क्या पूछेगा, है ना। फिर सीधी सी बात है कि यूनिवर्सिटीज से लगे हुए विश्वविद्यालयों की बात है, किस यूनिवर्सिटी से कितने विश्वविद्यालय लगे। अब किस यूनिवर्सिटी से कितने लगे ये तो बड़ा मुश्किल है कि आपसे पूछें। हालांकि आपको यहाँ पर आंकड़ा दिख रहा है कि जीवाजी यूनिवर्सिटी से सबसे ज्यादा 272 कॉलेज जो है लगे। लेकिन आपको क्या याद रखना, नए और पुराने प्रतिवेदन में ये आंकड़ा बस सबसे ज्यादा क्लैश होगा। नए प्रतिवेदन के अनुसार शासकीय महाविद्यालय है 536, ठीक है। अनुदान प्राप्त अशासकीय, जिनको ग्रांट दे रखी है, अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय है 73, ठीक है। अशासकीय महाविद्यालय जिनको अनुदान नहीं दिया गया यानी गैर अनुदान प्राप्त, उनकी संख्या है 751। एकेडमिक स्टाफ महाविद्यालय जो है उनकी संख्या है 2। टोटल 4 है मध्य प्रदेश में, है ना। ये ध्यान रखिएगा, कोई पूछेगा ये कंफ्यूजन मत जो है वो अगर कहा जाए कर देना। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में आपको दिखा भी, इसको मैं रोक के 1 मिनट दिखा देता हूं कि आपको एकेडमिक वाले में कंफ्यूजन ना हो जाए। 1 मिनट रुकिए। अब ये जो गड़बड़ होगी ना, इसीलिए मैं एकेडमिक वाला दिखा रहा हूं। ये मैंने खोला लिस्ट ऑफ एकेडमिक स्टाफ कॉलेज। अब यहां आपको एमपी में 4 दिखेंगे, टोटल दिख रहे हैं। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, ठीक है, 1। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, 2। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, 3। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, 4। अब इसमें समझिएगा कि 2 क्यों है वहां, क्योंकि इनमें से 2 मध्य प्रदेश शासन चला रहा है ना। देवी अहिल्याबाई 1 हो गया और दूसरा रानी दुर्गावती 2 हो गया। हरि सिंह गौर और रानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत तो आते नहीं, ये तो केंद्र सरकार चलाती है। इसीलिए वहां ध्यान से देख लेना कि वो प्रश्न क्या कर रहा है, मतलब नहीं तो गलत होगा। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। ओवरऑल अगर ये 4 नाम आ जाए तो वेल गुड, ना आए तो आप देवी अहिल्याबाई और रानी दुर्गावती को ही प्रेफरेंस में रखेंगे। हरि सिंह और लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर को तब रखेंगे जब वो ये पूछे कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले या इस तरह का कोई लिंक करे, या ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इस तरह से अगर हम देखें तो शासकीय अशासकीय जो है वो अनुदान प्राप्त यानी 536 शासकीय हो गए, 73 अनुदान प्राप्त हो गए, 751 गैर अनुदान प्राप्त हो गए, 2 एकेडमिक हो गए। इनको जोड़ लेना, इनको जोड़ने में जो फिगर आ जाए वो एग्जैक्टली अपना सही होगा। ये फिगर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आप जोड़ जोड़ के देखोगे तो आ जाएगा आपका फिगर, है ना। अब अपने को ये समझ पड़ा कि विश्वविद्यालय से संबंध शासकीय स्वशासी, स्वशासी मतलब है ऑटोनोमस कॉलेज कितने। अब यहाँ भी ये सब आंकड़े अब थोड़े से क्या हो गए, बदल गए, ध्यान रखना ना। जैसे यहाँ पर आपको ये दिख रहा था, ये वाला आंकड़ा पूरा बदल गया।
ठीक है, ये 526 था, ये 73 था, ये सब आंकड़े में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है वो ऑटोनोमस कॉलेज। ऑटोनोमस कॉलेज में कोई बदलाव नहीं। सबसे ज्यादा ऑटोनोमस कॉलेज बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के पास 3, ठीक है, विक्रम यूनिवर्सिटी के पास एक भी नहीं है। और टोटल ऑटोनोमस कॉलेज अगर हम देखें तो 19 है। 2021-22 के विभागीय प्रतिवेदन में भी ये 4 थे, विक्रम यूनिवर्सिटी में 0 थे, और टोटल 19 थे। तो ये एक आप याद रखिएगा कि कोई पूछे कि भाई जो विश्वविद्यालय से संबंध शासकीय स्वशासी महाविद्यालय है या गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज है, उनकी संख्या कितनी है? आंसर इज 19। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज कहाँ है? बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल। सबसे कम कहाँ है? विक्रम विश्वविद्यालय। ठीक, कम का मतलब है ही नहीं, विक्रम विश्वविद्यालय में। फिर जीवाजी का अगर पूछे तो अपन जो है वो लगा सकते है ना। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, आपको दिख रहा होगा, ऑलमोस्ट एक ही आंकड़ा है जैसा दिख रहा है वहां पर। फिर संचालनालय स्थापना वगैरह तो छोड़ ही दें, क्योंकि डायरेक्टेड है तो आयुक्त तो होगा। सीधी सी बात है कि डायरेक्टेड का मेन जो है वो आयुक्त तो उच्च शिक्षा यानी कमिश्नर हायर एजुकेशन ही चलाएगा उसको। तो ये एक याद रखिएगा। वो पूरी मंत्रालय वाले स्ट्रक्चर में तो ठीक है, अपर मुख्य सचिव है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। बट जब हम डायरेक्टेड की बात करेंगे यानी जो संचालनालय है इसकी, जैसे अपन पुलिस की डायरेक्टरेट में क्या बोलते हैं? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, वो चलाएगा। जबकि जो पुलिस में होगा, इस क्लास को कोई देख रहा होगा उसको भी मालूम है कि डीजीपी से ऊपर भी पीएस है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रिपोर्ट करना पड़ती है कई चीजों। तो वहां जैसे अपर मुख्य सचिव था, यहाँ आयुक्त थे, कमिश्नर यानी डायरेक्टेड कमिश्नर यानी कमिश्नर हायर एजुकेशन। ये हमारे काम का नहीं है, ये सब पद नाम वगैरह हमारे कोई काम के नहीं, उसको छोड़ दें, नीचे आ जाए सीधे। इनमें से कोई हमारे लिए काम का नहीं, ये सब जो है वो यहाँ पर काम का नहीं। अभी मैं मेन मेन आंकड़े जो है वो बता रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि क्या क्या जो है वो क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, किस तरह से जो है वो प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते। अब यहाँ पर शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों के अंदर देखें तो हमें दिख रहा है कि शासकीय महाविद्यालयों की समस्त कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या, छात्राएं, लड़कों से ज्यादा है। शासकीय की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट कॉलेज की। गवर्नमेंट कॉलेज में लड़कियों की संख्या, अब अंदाजा याद ना रहे तो ये याद रखना है कि लड़कों से ज्यादा है, यानी 50% से ज्यादा ही मान। 57% लड़कियां या 57.51% लड़कियां गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ रही हैं। 42.49% जो लड़के हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में, यानी लड़कों की संख्या यहाँ। तो सीधी सी बात है, अगर मैं निजी विश्वविद्यालय, निजी महाविद्यालय में चला जाऊंगा तो ये आंकड़ा उलट जाएगा। तो अगर मैं ये निजी में चला गया, ये कहीं ना कहीं विभेद भी है हमारे समाज का, डिस्क्रिमिनेशन। हम सोचते हैं कि लड़की को हमको पढ़ाना है, आज लड़कियां ही टॉप कर रही हैं हर जगह। यूपीएससी के रिजल्ट देख लो, पीएससी के देख लो, कोई ऐसा सेक्टर देख लो। लेकिन जब पढ़ाने की बात आती तो कहते ठीक है बेटा, आप ये यहीं अपने घर के पास के कहीं के कॉलेज में एडमिशन ले लो। यहाँ पर लड़कियों को अच्छा ठीक है, तेरे को फलाने कॉलेज में जाना, प्राइवेट नामी कॉलेज में जाना, वहां चलो। हाँ, अब धीरे धीरे विभेद खत्म हो रहा है, सीधे धीरे धीरे होती है खत्म। तो प्राइवेट, इससे ही यही समझ पड़ा, अशासकीय महाविद्यालय यानी प्राइवेट कॉलेजों में लड़के हो गए 57.40, लड़कियां हो गई 42, यानी ये आंकड़ा रिप्लेस हो गया ऑलमोस्ट। देखो यहाँ पर एक आंकड़ा याद रखोगे तो दूसरा याद रख सकते हो। ये मतलब यहाँ पर इस तरह से ये विद्यार्थियों के बारे में जो है वो दिख रहा है कि कितना होगा। हालांकि बहुत कॉमन सी बात है कि आपको दिख रहा है कि प्राइवेट कॉलेजेस जो है ये यहाँ पर मतलब अब चलो छोड़ो, उसको कोई मतलब नहीं यहाँ। फिर उसके बाद बाकी छात्र छात्राएं अनुदान प्राप्त और गैर अनुदान प्राप्त, ये ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, कोई काम का नहीं। अब इतना संभव ही नहीं है कि हम इसको सब कुछ जो है पढ़ लें। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, तो मैंने बताया था कि हायर एजुकेशन का हमेशा याद रखिएगा, जो सकल नामांकन अनुपात है वो 18 से 23 वर्ष हो, ठीक है, हायर एजुकेशन का। और जो नेशनल लेवल का आंकड़ा है उसके आसपास ही हम कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। तो आप देखोगे अभी जो 2020-21 के नेशनल आंकड़े हैं उसमें ऑल ओवर इंडिया का जो आंकड़ा है वो है 27.3, और मध्य प्रदेश का है 27.1, यानी हम केवल और केवल कितना पीछे हैं? 0.2 नेशनल लेवल के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो से। सीधी सी बात है, 12वीं पास हो गए 18 साल में तो 3+2 है ना, बीएससी, फिर एमए एमएससी करोगे, बीए एमए करोगे, 5 साल तो पढ़ोगे ना, तो 18 से 23, इसीलिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो रखा 27.3, 27.1,
दोनों के बीच का अंतर 0.2, यानी भारत के सकल नामांकन अनुपात के ऑलमोस्ट हम क्या है, नियरेस्ट हैं, या 5 जो है वो पहुंचने की स्थिति के अंदर है। ये आपको याद रखना। प्लस इंडिया का भले ही मत याद रखो, लड़कियों का और लड़कों का आपको एमपी का याद रखना है कि 2020-21 इस प्रतिवेदन में तो यही आंकड़ा है के अनुसार लड़कों का है 27.3 सकल नामांकन अनुपात, लड़कियों का है 26.8, और ओवरऑल जो है वो 27.1। ये ध्यान रखना, थोड़ा ही अंतर है, कोई ज्यादा अंतर जो है वो आपको दिख नहीं रहा। और नीचे इन्होंने जो है वो इसका एक चार्ट भी बनाया है, ये वाला। तो ये चार्ट यहाँ नीचे मिलेगा, मतलब इस चार्ट को यहाँ नीचे दिया हुआ है यहाँ। तो ये अब ये विभाग के दायित्व, उच्च शिक्षा विभाग के सब दायित्व आपको पता है क्या क्या काम करता है, ठीक है। तो कुछ दायित्व तो यूं पता है, लेकिन कुछ अलग दायित्व हैं, जैसे आदिवासी एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, ये जरूरी है। कैसे हम रिमोट एरियो में जो है वो हायर एजुकेशन को लेकर जाएं, क्या करें, तो ये आप चाहो तो उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिवेदन में देख सकते हो, अगर देखना हो तो, ठीक है। बाकी तो ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि सभी बच्चे जो है वो इसको कर देंगे, उसमें कुछ और नहीं। अब यहाँ पर दिख रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए बता रहा है ये। तो 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में, तो कई बच्चों का मैसेज आता है ना मुझे कि सर कहीं पहला राज्य उत्तराखंड लिखा है, कहीं कर्नाटका लिखा है, कहीं मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे दिख रहा है, कहीं तीसरे नंबर पे दिख रहा है। एग्जैक्टली क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कई पैरामीटर्स हैं, इसलिए वहां वो क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, देश के का अग्रणी राज्य। अग्रणी मतलब जो आगे की कतार में जो होते हैं ना, उनमें वो जगह दे रहा है उसको अग्रणी। तो अग्रणी राज्य तो हैं हम, लेकिन टेक्निकली अगर कहा जाए कि उसका जो पाठ्यक्रम वाला जो फेज था, उसमें कर्नाटक के बाद हम दूसरे नंबर पे आते हैं, यानी सेकंड स्टेज आप स्टेट मान लो। अब इस पे ये मत करने लगना कि हमने कहीं थर्ड पढ़ा ना फोर्थ पढ़ा, वो अलग अलग क्राइटेरियम होगा, तो अपना समय खराब करेंगे अपन अगर ये अपन उलझते हैं इसमें। तो हमने ये साफ है कि देश के अग्रणी राज्यों में हैं, हमने एक 23 मेंबर की टास्क फोर्स का गठन किया, ठीक है। इसके साथ ही 4 सदस्यीय एक जो है वो हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी, उच्च जो है वो हायर एजुकेशन कमिश्नर की अध्यक्षता में। और एक जो है वो अगर कहा जाए, एक कोऑर्डिनेशन अगर कहा जाए कि प्रकोष्ठ का भी गठन किया। तो ये इसमें ये आ सकता है कि कितने सदस्य टास्क फोर्स का गठन किया, 23। आयुक्त की अध्यक्षता में जो है शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में कितने सदस्यीय कमेटी जो है वो गठित करी, तो 4। ये एक क्वेश्चन जो है वो शायद अगर पूछना चाहे तो आपसे जो है वो पूछ सकता है। फिर यहीं से आगे बढ़े, ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, ये सब काम का नहीं है ना, अभी इतना समय भी नहीं है कि जो है वो अगर कहा जाए कि हम कर पाए इसमें, ठीक है। ये अवसर मिलेगा। विभाग द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष में कला संकाय के 25, विज्ञान संकाय के 20, वाणिज्य संकाय के 5। यानी सीधी सी बात है कि सबसे ज्यादा आगे क्या है यहाँ पर अगर कहा जाए, कला, यानी आर्ट सबसे ज्यादा 25, साइंस फिर उसके बाद 20, कॉमर्स उसके बाद 5। इस तरह से अगर कहा जाए कि मतलब विषय जो है वो हमको दिख रहे हैं, ये अपने को याद रखना चाहिए, आर्ट से संबंधित विषय सबसे ज्यादा है। बाकी चले जाए, ये छोड़ दें, ये ऑनलाइन सकल पंजीयन अनुपात अभी हमने देख ही लिया। डिफरेंस मैंने आपको अभी बता ही दिया, ठीक है। ये राष्ट्रीय आंकड़ा है 27.3, ये मध्य प्रदेश का, और दोनों के बीच में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो जो है वो आपका क्या बोलते हैं इसको, 0.2 का जो है वो डिफरेंस हमको दिख रहा है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है वो हो सकता है कि आपसे जो है वो पूछ ले, तो आ जाए, तो अपने को जो है वो याद रखना चाहिए। चलिए अगले के ऊपर आते हैं। एक सेकंड, नवीन संकाय, ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर अगर कहा जाए इनमें तो कुछ क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अब ऐसे याद देखिए, क्या खुद ही विभाग इतना कंफ्यूज है। 2022-23 में प्रदेश में स्थापित शासकीय महाविद्यालयों की संख्या 535, ऊपर 536 लिख रहा है, नींद से 535 लिख रहा है। मतलब अब करे क्या, मतलब स्टूडेंट क्या करे और टीचर क्या करे, उसमें तो कोई भी, मध्य प्रदेश वालों से तो हम ऐसे ही मतलब कई चीजों में तो खुद ही परेशान हो जाए, खुद ही कंफ्यूज है अपनी बात के ऊपर के वो क्या जो है वो कहना चाह रहे हैं। ओवरऑल ये छोड़ दें, ये हमारे कोई काम का नहीं। रूसा, रूसा सबको मालूम है, केंद्रीय सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, 2013 से चल रही है। हर एक जानता है कि 60-40 का रेशो है, 60% केंद्र खर्च करती है, 40% राज्य खर्च करता है। स्पेशल कैटेगरी के स्टेट हैं अपन, विशेष अगर राज्य में आ रहे हैं
तो 90% केंद्र खर्च करेगा, 10% राज्य को देना पड़ेगा। तो ये रूसा का फंड आ रहा है। तो रूसा का तो खैर मुझे नहीं लगता कि कोई जो है वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, तो छोड़ ही दे अभी अपन। अब विश्व बैंक से आपके सिलेबस में है। तो मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट विश्व बैंक से पोषित योजना है। क्या क्या आपने काम कहा है, 2015 में योजना शुरू करी गई, ये याद रखना, वर्ल्ड बैंक से। दूसरा कि योजना जून 2022 में समाप्त हो चुकी है, ठीक है, ये पहला हो गया। तीसरा कि योजना के क्रियान्वयन यानी इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी चल रहा है, तो वो कब तक बढ़ा दिया गया, मार्च 2025 तक। और चौथा, इससे लगभग अगर कहा जाए 2628 करोड़ रुपए की जो है वो राशि जो है वो प्राप्त हुई, ये दिख रहा है अकॉर्डिंग टू एमपी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट 22-23 का नया प्रतिवेदन। ठीक है, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, पता चले नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ कि कैसे कहाँ यहाँ पर है ना। अब क्या क्या इसमें कर रहे हैं वो अभी समय तो है नहीं मेरे, मैं भी नहीं बता सकता, आप भी इसको पढ़ नहीं पाओगे। यहाँ से वर्चुअल कक्षाएं बना रहे हैं, डिजिटल स्टूडियो के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सब जो है भवन विहीन महाविद्यालयों में भवनों का निर्माण करा रहे हैं, सब हम कर सकते हैं, ये बाद में अगर अपन देखना चाहें। फिर एक काम की चीज जो दिख रही है, सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, 3 विश्वविद्यालयों में है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में 6 विभाग, देवी अहिल्याबाद विश्वविद्यालय 2 विभाग और जीवाजी विश्वविद्यालय 7 विभाग। अब विभाग भले ही मत याद करें, पर आप ये याद रखो कि सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस से कितने जो है वो अगर कहा जाए यूनिवर्सिटीज को जोड़ा गया, 6 यूनिवर्सिटी सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस से जुड़ी हुई है, सॉरी 3 यूनिवर्सिटी जो है वो जुड़ी हुई है। इंक्यूबेशन सेंटर, ये सब मैं समझा देता, आज मेरा मन भी था, पर मुझे लगा कि इसको समझाने में मेरे 3, क्योंकि ये एक लेक्चर में हो भी नहीं सकता प्रतिवेदन, इसको अगर पढ़ाने बैठूं तो मुझे कम से कम 2 लेक्चर लगेंगे। जैसे 2018 का पेपर सॉल्व किया तो 2 बार में हुआ है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब देखो आज क्या हो गया, 19 हो गया, 25 को तुम्हारा पेपर है, तुम्हारे पास मतलब 22 तारीख तक का समय, तो केवल ये देख ही सकते हो, पूरा याद तो नहीं कर सकते। तो अपन केवल इंपॉर्टेंट देख रहे हैं कि एक बार रिवीजन हो जाए। तो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा फरवरी 2021 में 6 विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया, रानी दुर्गावती, जबलपुर देवी अहिल्याबाई, बरकतुल्ला, अवधेश प्रताप, ठीक है, यहाँ पर जीवाजी, ये इस तरह से 6 यूनिवर्सिटीज, आप ये याद रखें, ये बस याद रखना ना, बाकी तो कुछ जो है वो अगर कहा जाए याद रखने की जरूरत नहीं। फिर जो है वो अगर कहा जाए नीचे चले जाए, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, बजट के ऊपर आ रहे हैं। बजट अभी हमारे काम का नहीं, ठीक है, इतना समय भी नहीं है कि अपन एक एक बजट के प्रोविजंस को पढ़ें कि किसमें कितना फंड दिया है और छोड़ दें। अब सीधे आ रहे हैं उच्च शिक्षा विभाग की योजना है, तो दिमाग में बिल्कुल साफ खाका बैठा लो, मुख्यमंत्री मेधावी योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, मध्य प्रदेश शासन की उच्च शिक्षा विभाग की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। वो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, इनमें से कौन सी उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित योजना नहीं है, तो योजना लिख देंगे तो वो स्कूल एजुकेशन की और हायर एजुकेशन से जो है जोड़ देंगे। तो ये जो योजनाएं मैंने बताई, इनको भी मैं बता दे रहा हूँ कि इनमें कब से क्या है, यहाँ पर कैसे होगा वो भी बता रहा हूँ, नीचे आएगा, अभी ऊपर तो लिस्ट डली थी उसमें देखेंगे। अब नैक अभी हमारे पास टॉपिक है। नैक में हम सब जानते हैं कि 8 तरह से ग्रेडिंग होती है, बेंगलोर में नैक की हेडक्वार्टर है, सबको जो है वो मालूम ही होगा, ठीक है। अभी जो है वो अगर कहा जाए कि कई बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे थे, मतलब मैसेज भी कर रहे थे कि सर वो नैक के जो है वो अगर कहा जाए डायरेक्टर अभी जो है वो कौन। अब एग्जैक्टली जो है वो नैक जो था, मतलब कि जब हम बात करते हैं तो जब डायरेक्टर तो अभी नैक के जो है वो अगर कहा जाए विवादों से ही घिर गए यहाँ, ठीक है, तो उसको तो अभी आप छोड़ ही देना, मतलब मुझे नहीं लगता कि जो उनको रेजिग्नेशन वाला जो है वो मुद्दा है उसके बाद कुछ जो है वो आ जाए। तो भूषण पटवर्धन जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो अभी चेयरमैन की बात याद रखना, तो यूजीसी का चेयरमैन ही उसकी जनरल काउंसिल का चेयरमैन होता है नैक का, वो अगर आप याद रख ले तो वो बहुत अच्छा है। और एकदम बिल्कुल नहीं, आज ही के आज कोई अगर गरम गरम अपॉइंटमेंट हो जाए तो वो अपॉइंटमेंट जो है वो बड़ा कठिन सा जो है वो हो जाती है। तो जनरल काउंसिल में अभी मतलब एम जगदीश कुमार है यूजीसी के चेयरमैन, वो बस ये याद रखिए, बाकी छोड़। अब यहाँ पर नैक में दिख रहा है कि हमको जो है वो अगर कहा जाए कि जोड़ रहे हैं वो,
इतने कॉलेजेस हैं, ये तो आप याद भी नहीं कर पाओगे तो छोड़ दो। एक इसमें इंपॉर्टेंट जो बात लिखी है वो याद रखो कि एवं श्रीमंत माधवराव सिंधिया शासकीय आदर्श महाविद्यालय को ए ग्रेड प्राप्त हुआ, तथा जो है अगर कहा जाए यहाँ पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय को A+ ग्रेड प्राप्त करने वाला संपूर्ण देश का पहला शासकीय संबद्ध महाविद्यालय। ये हमारे लिए काम का है कि शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय नेक का A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला पहला शासकीय संबद्ध महाविद्यालय एफिलेटेड जो है वो कॉलेज। हालांकि अभी जीवाजी यूनिवर्सिटी को भी A++ मिल गया, पर चूंकि इसमें कहीं उल्लेख नहीं है, क्योंकि जब ये प्रतिवेदन जारी हुआ उसके बाद जीवाजी यूनिवर्सिटी को मिला, तो मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम में जीवाजी यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन जो है वो पूछेगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता, लेकिन पता होना चाहिए। पर ये वाला तो आ सकता है कि शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, ये वाला प्रश्न जो है वो आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ ये याद रखिए, डॉक्टर हरि सिंह गौर स्मृति पुरस्कार है ना, 12 अक्टूबर 2015, यानी अब क्या क्या जो पुरस्कार है वो देख लो ना। एक तो 12 अक्टूबर 2015 से शुरू हुआ। हरि सिंह गौर किसको दे रहे हैं, तो लिखा हुआ है कि किसी कुलपति, मतलब क्या लिखा है कि इसको इतना याद रखो, 3 ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, 3 से ज्यादा नेचर के नहीं आएंगे। कितना पुरस्कार राशि, 1 लाख रुपए। दूसरा लिखा है हरि सिंह गौर स्मृति पुरस्कार से कुलपतियों में से चयनित कुलपति को, यानी कोई भी वाइस चांसलर को ये अवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया 2015 से वाइस चांसलर को दिया जाएगा 1 लाख रुपए की जो है वो पुरस्कार राशि। अगला है स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार। अब ये भी कंफ्यूजन है, जब ये प्रतिवेदन बना उस समय ये बिल्कुल सही लिखा है कि 8 प्राचार्यों को मिलेगा, 40 शिक्षकों को मिलेगा, 200 विद्यार्थियों को मिलेगा। ठीक है, ये मतलब कोई पूछेगा, लक्ष्मण सिंह गौड़ जो है वो मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री थे और एक वाहन दुर्घटना में उनका निधन हो गया था, तो उनके बाद फिर उनके सम्मान में ये पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश शासन ने शुरू किया। तो अभी अगर हम इस मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन के आधार पर देखें तो 8 प्राचार्य, 40 शिक्षक, 200 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र शिक्षकों के लिए जो है वो अगर प्राचार्य के लिए 1 लाख रुपए, शिक्षकों के लिए 75,000 रुपए, विद्यार्थियों के लिए जो है 50,000 रुपए। ये कब की स्थिति में है, अभी ये जो है अगर कहा जाए पिछले साल जो अवार्ड हमने दिए शिक्षक दिवस पर तब की। अब इसमें क्या हो गया, अमेंडमेंट हो गया। ठीक है, मतलब ये पुरस्कार राशि भी बढ़ गई है और ये नंबर ऑफ पर्संस भी बढ़ गए, लेकिन वो मैं आपको बता दूं कि वो इसमें नहीं है, तो शायद वो वाला आएगा यही वाला। फिर भी मैं आपको स्क्रीन रोक के वो दिखा देता हूं कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसीलिए, क्योंकि अभी ये मैं जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड करूंगा कोई बच्चा जरूर नीचे कमेंट कर देगा कि सर प्राचार्य तो इतने सारे हो गए ना, फलाना हो गया। आप समझो ना भैया मेरे कि वो पूछ, अभी अपन पढ़ रहे हैं उच्च शिक्षा विभाग का प्रतिवेदन, आज कोई घटना घट गई तो इसमें कैसे आएगी, समझ के देखो ना यहाँ पर। तो उसको भी मैं दिखा दे रहा हूं आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए, वो देख लो आप लोग एक बार से। अब देखिए, ये मैंने मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट खोली 28 अक्टूबर 2022 के लिए। उसमें लिखा है स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ मेमोरियल अवार्ड रूल अमेंड। ठीक है, अब ये जो अमेंड रूल है इसमें क्या करा, इसमें 10 जो है वो लिखा ना इन द, ठीक है, अगर कहा जाए लक्ष्मण सिंह गौड़ मेमोरियल अवार्ड 10 प्रिंसिपल कर दिए, 50 टीचर कर दिए, 20 लाइब्रेरियन कर दिए, 20 स्पोर्ट ऑफिसर कर दिए, 40 क्लास 3 एम्प्लॉय कर दिए, 40 क्लास 4 एम्प्लॉय कर दिए, 250 स्टूडेंट कर दिए, जिसमें से ग्रेजुएट 200 और पोस्ट ग्रेजुएट जो है अगर कहा जाए 50। ये नए नियम, ये ध्यान रखिएगा, है ना। मतलब अभी ये, अब देखो मैंने वही बता दिया कि उस प्रतिवेदन में ये उल्लेख नहीं है, तो अब वहां ये देखना जरूरी है कि क्या पूछेगा। ये बड़ी एक उलझन है बच्चों के साथ, उसके पीछे का एक कारण तो ये भी है कि हम न्यूज वगैरह को याद नहीं करते या तैयार नहीं करते, तो लास्ट मोमेंट पे सब हमको याद करना पड़ता है। तो 10 प्रिंसिपल, 50 टीचर, 20 लाइब्रेरियन, 20 स्पोर्ट ऑफिसर, 40 क्लास 3 एम्प्लॉय, 40 क्लास 4 एम्प्लॉय, 250 स्टूडेंट, यानी 200 + 50, इनको जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा। विल बी सेलेक्ट एट द स्टेट लेवल, ये तो साफ है कि स्टेट लेवल का एग्जाम है ना। टोटल 10 प्रिंसिपल विल बी गिव 1 लाख रुपीज, यानी जो प्रिंसिपल है उनको अपन 1 लाख रुपए देंगे। 50 टीचर जो हैं उनको अपन 75,000 रुपए देंगे। 20 लाइब्रेरियन जो है उनको भी हम 75,000 देंगे। 20 स्पोर्ट ऑफिसर, उनको जो है वो अगर हम 40,000 रुपए देंगे। ठीक है, यहां पर अगर 40 क्लास 3 एम्प्लॉय को भी 40,000 देंगे। 40 क्लास 4 एम्प्लॉय जो है वो अगर कहा जाए उनको 30,000 रुपए देंगे। ठीक है,
और टोटल 250 जो है वो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, उनको जो है वो हम 50,000 रुपये जो है वो देंगे। यानी ले देकर अगर हम याद रखें तो इतने लंबे आंकड़े तो हम याद नहीं रख पाएंगे। तो एक हमारे लिए काम का है कि भाई ये जो प्रिंसिपल है इनकी संख्या हो गई है 10 और टीचर हैं जो है वो हो गए 50। और इस वाले में अगर हम देखें तो प्रिंसिपल जो थे यानी थे वो 8 और टीचर जो थे वो 40। ठीक है, तो 10 हो गए, ये 50 हो गए। स्टूडेंट यहाँ 200 थे, वहां 200 की जगह हो गए 250। ये देख लेना, ये मैंने आपको इसीलिए ये जो है वो स्क्रीन शेयर कर दी, दिखा दिया कि कई बार क्या होता है कि जैसे ही मैं वीडियो बना के फ्री होऊंगा, कई सारे बच्चे जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ये बात डाल देते हैं कि सर ये तो ऐसा हो गया। मैं भी मान रहा हूँ भाई, हो गया, लेकिन 5 सितंबर को पिछला अवार्ड तो चला गया। उस अवार्ड के बाद ये जो है वो तो अब इस साल का जो अवार्ड होगा 2023 में वो इसके अनुरूप दिया जाएगा। अब वो अवार्ड कब होगा, क्या होगा, वो आगे वाली बात है यहाँ पर। तो ये मैंने इसीलिए आपको बता दी है ना। तो हरि सिंह गौर हो गया, एक हो गया लक्ष्मण सिंह गौर, दोनों आपको बता दिए। फिर जो है वो अगर कहा जाए तीसरा है उच्च शिक्षा उत्कृष्टता सम्मान योजना। ठीक है, यहाँ पर तो इसमें लिखा है कि प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो है ये 2019 की मतलब कोई अगर कहा जाए अधिसूचना है, उसके तहत जो है अगर कहा जाए कि जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो मतलब संस्थान है, महाविद्यालय हैं, अधिकारी हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। उनके लिए यानी स्टूडेंट्स के लिए ये योजना नहीं दिख रही है ना, उनके लिए। फिर गांव की बेटी, यहाँ लिखा है 2005-06 में शुरू की गई। 12वीं में न्यूनतम 60% लाए बच्ची। ठीक है, तो सामान्य पाठ्यक्रम में 500 रुपये महीना देंगे, 10 महीने तक के लिए 5,000 रुपये हर साल। तकनीकी चिकित्सा में 750 रुपये के हिसाब से 7,500। ये गांव की बेटी। प्रतिभा किरण योजना वही गांव की बेटी योजना का ही जो है वो शहरी रूप है। बस अंतर ये है कि गांव की बेटी जो योजना है यहाँ पर, ठीक है, कोई मतलब अगर कहा जाए गांव की बेटी योजना के अंदर कहीं जो है वो ये नहीं लिखा हुआ है कि वो केवल और केवल जो है वो बीपीएल या लो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए हो, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन वाला, ये कहीं इसमें उल्लेख नहीं। उस वाले में ये प्रोविजन है। तो यहाँ प्रतिभा किरण योजना नगरीय क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की छात्राओं को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए 2008-09 में शुरू की गई। यानी प्रतिभा किरण योजना गांव की बेटी योजना के बाद शुरू। फंड वही के वही, 500 के हिसाब से 10 महीने 5,000, 750 के हिसाब से 10 महीने 7,500। इसमें कोई जो है वो सुधार की बात नहीं, तो छोड़ दें। सैन्य छात्रवृत्ति ये भी आ सकता है, हर साल 10 स्टूडेंट को मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा है ना। और 1,20,000 रुपए की राशि जो है जारी की जाएगी। तो ये भी आ सकता है। कार्रवाई चल रही है, यानी 2022-23 तक जो है वो हर साल 10 बच्चों को सैन्य छात्रवृत्ति मिलेगी, जिसमें सैन्य महाविद्यालय देहरादून में अध्ययन करेंगे वो। 1,20,000 रुपये उसके तहत हम जो है वो देंगे उनको। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। एकीकृत छात्रवृत्ति योजना ये भी उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित है। कितना क्या मिलेगा वो तो अभी अपन छोड़ दें, लेकिन है ना। तो ये इस तरह से हमें ये समझ पड़ा कि ये हम कह सकते हैं कि छात्रवृत्ति योजना जो है वो दी जाती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में हम लोग दे रहे हैं। अब इतना तो याद करना, अभी मैंने वही बार बार बोल रहा हूँ कि इतना याद करना संभव नहीं है ना। पीएचडी शोधार्थियों के लिए सहायता ये भी छोड़ दें, अभी ये सब हम छोड़ दें, मतलब इसमें तो हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा यहाँ पर। ये भी अभी हम कर नहीं सकते। ठीक है, स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना ये सबको मालूम है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं कि कैसे आप रोजगार परक जीवन की ओर बढ़ें, उसके लिए जो है वो शुरू की गई, तो ये छोड़ दिया। इसमें अपन नीचे आ जाते हैं यहाँ पर। अगला, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना 2017 में शुरू हुई। ठीक है, आप समझ लो, प्रदेश के उच्च शिक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन हेतु मुख्यमंत्री मेधावी योजना वर्ष 2017 में क्या क्या आएगा। पहला आएगा 2017 में शुरू हुई। दूसरा, नोडल विभाग क्या आ जाएगा, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, है ना। ये दूसरा हो गया, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग। ठीक है, कब के स्टूडेंट पर एप्लीकेबल होगी, 2016 या उसके पश्चात के। 12वीं परीक्षा में जिनने 70% अंक प्राप्त किए या अदर अलग क्राइटेरिया, वो तो नहीं याद रखें। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, प्रदेश में उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को प्रोत्साहन हेतु मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना ये 2018-19 में शुरू की गई।
इसकी भी नोडल एजेंसी क्या है? तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग। सेम इसका भी वही। तीसरा जो है अगर कहा जाए उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना, ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि निर्धारित सीमा रुपए 4.5 लाख रुपए से अधिक का ऋण, मतलब वो तो छोड़ ही दो, इतना अब हमने को याद नहीं रखना है यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सेवा योजना, एनएसएस, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तीन बातें याद रखना है कि महात्मा गांधी क्या क्या आ सकता है एनएसएस में, है ना। भारत के राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी 24 सितंबर वर्ष 1969 से राष्ट्रीय सेवा योजना शुरू हुई। यानी ये योजना 24 सितंबर 1969, यानी दिन मत याद रखना 24 सितंबर, ईयर याद रखना कि जन्म शताब्दी यानी 1869 से 1969, तो 24 सितंबर 1969 को योजना शुरू की गई। एनएसएस, एनएसएस का प्रतीक चिन्ह तुमको मालूम ही होगा। एनएसएस का सिद्धांत वाक्य सबको ये भी मालूम होगा, नहा वे भवान, मैं नहीं आप, नॉट मी बट यू, एनएसएस का, है ना। अभी एनएसएस की गतिविधियां हैं, नियमित गतिविधि वर्ष में कम से कम 120 घंटे कार्य करना अनिवार्य है, ये काम का नहीं है, अभी हम छोड़ दें। प्रमाण पत्र, एबीसी प्रमाण पत्र, ये भी हम छोड़ दें, वित्त भी छोड़ दें, ये राष्ट्रीय जो है अगर कहा जाए ये भी छोड़ दें। हाँ, एनएसएस जो राष्ट्रीय एनएसएस पुरस्कार, ये पुरस्कार वर्ष 1993-94 में शुरू किया गया, ये याद रखो। कोई पूछेगा कि राष्ट्रीय एनएसएस पुरस्कार कब शुरू किया गया, तो 93-94 में किया गया। यहाँ एक अच्छी चीज मिली कि वर्ष 2020-21 के लिए मध्य प्रदेश के 2 स्वयंसेवक, श्री भूपेश कुमार पटेल बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल और कुमारी अर्चना कुशवाहा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी ये राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एनएसएस पुरस्कार से ये 2 लोग सम्मानित हुए एमपी के। ये एक याद जो है वो रख सकते हैं, मतलब प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। फिर बाकी कुछ देखें, कोई काम का है क्या? नहीं है कोई काम का, यहाँ भी कोई काम का नहीं है। गतिविधियां, युवा उत्सव, यहाँ पर, यहाँ। अब ये प्रश्न मैंने अभी अपनी टेस्ट सीरीज में ही पूछा था और एक बच्चे ने इसमें ऑब्जेक्शन भी लगाया था, तो प्रश्न को ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है। ये मतलब युवा उत्सव है ना, प्रदेश के महाविद्यालयों में सांस्कृतिक, साहित्यिक, संगीतिक, चित्रांकन की 22 विधाओं में संस्था, जिला, विश्वविद्यालय, राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। 2022-23 का राज्य स्तरीय युवा उत्सव बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की संगठन व्यवस्था, यानी इसको मैनेज किसने करा? भोपाल में। ये प्रश्न मैंने एक टेस्ट सीरीज के टेस्ट में क्वेश्चन पूछा, यहीं से पूछा, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया, बच्चे ध्यान ही नहीं देते। उसमें ऑब्जेक्शन एक बच्चे ने लगाया था, तो फिर मैंने कहा कि अब क्या कर सकता हूँ इसमें मैं आंसर, अगर आपने डिस्क्रिप्शन ही नीचे नहीं पढ़ा तो बड़ा कठिन सा है यहाँ पर। इसका पूरा एक मैंने जब टेस्ट पोर्टल पर टेस्ट बनाया तो मैंने बहुत क्रॉप कर करके ये क्वेश्चन जो है डाले, वही चीज आपको बता रहा हूँ, कुछ नया तो होगा नहीं। तो यहाँ पर ये वाला हो गया, फिर सीधे यहाँ से नीचे चले जाएं, ये छोड़ दें। रूसा ऑलमोस्ट हम कई जगह पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, तो रूसा के चरणों को छोड़ दिया जाए, वो इतना काम का नहीं है। रूसा में कंपोनेंट दिख रहे हैं रूसा के, तो अलग अलग आपको कंपोनेंट दिख रहे हैं, जैसे कंपोनेंट 3, 5, 6, 7, 9, ठीक है। तो विश्वविद्यालय की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंपोनेंट 3 है और इसमें सबसे ज्यादा 100 करोड़ हुआ। तो ये बस एक याद रख लीजिएगा कि कंपोनेंट 3 का संबंध है जो है यूनिवर्सिटीज जो है वो अगर कहा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर से, बस ये अगर याद रखना चाहें तो ठीक है। मतलब आ गए ना, कंपोनेंट 3 के अंतर्गत क्या हो गया, यूनिवर्सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, ठीक है। कंपोनेंट 5 में नवीन आदर्श महाविद्यालय यानी कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो की स्थापना कर रहे हैं। कंपोनेंट 9 में महाविद्यालयों की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, है ना। 3 में विश्वविद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर, 9 में महाविद्यालयों का, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बस कंपोनेंट ऐसे जो है अगर याद रखना हो तो। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण, पहला प्रश्न तो यही है कि अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण कब शुरू हुआ, तो 2010-11 में प्रारंभ किया गया, है ना, ये ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में सकल नामांकन अनुपात, ये अभी मैंने ऊपर ही बता दिया कि राष्ट्रीय स्तर के ऑलमोस्ट जो है वो हम क्या हो गए, बिल्कुल नियरेस्ट पहुंच गए। हमारा 27.1 है, नेशनल लेवल का 27.3 है, दोनों के बीच 0.2 का डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू इस प्रतिवेदन के 2022-23 के, है ना। वो 2022-23 के प्रतिवेदन के अनुरूप ही जो है वो पूछेगा, बाकी कुछ और मुझे नहीं लगता कि जो है वो प्रश्न जो है वो पूछेगा, ये आ सकता है। फिर राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, ये जो है वो याद रखिएगा।
अब यहां पर ये जो आंकड़ा दिख रहा है ना, इसको आप पढ़ भी सकते हो। जैसे वो क्या करेगा, ये नहीं पूछेगा कि राष्ट्रीय महत्व के कुल कितने संस्थान, 8 है 9 है, बच्चे पूछते हैं 9 है 8 है 10 है, वो आपको लिस्ट देगा इनमें से कौन सा राष्ट्रीय जो है अगर कहा जाए महत्व का शैक्षणिक संस्थान है। पहले तो देखिए, कोई संस्थान होगा अगर उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर करना है तो संसद करेगी, तो सीधी सी बात है कि राज्य सरकार के अधीन आने वाले तो नहीं होंगे। तो एम्स जैसे, अगर मतलब ये जो लिस्ट डली है, इसी से अपन जो है वो दिमाग लगा सकते हैं कि जितने जो नाम दिख रहे हैं इनमें से कोई कोई भी अगर कहा जाए, सीधे सीधे अगर कहा जाए मध्य प्रदेश शासन से जुड़ा है कि नहीं। जैसे एम्स है भोपाल में, क्या मध्य प्रदेश शासन चलाती है? IISER, जिसे हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कहते हैं, ऑलमोस्ट इस क्लास में सबको मालूम होगा कि 2006 से जो है वो काम कर रहा है। 7 जगहों से इंडिया में समय ऑपरेट कर रहा है, जिसमें से एक जो है वो अगर कहा जाए भोपाल भी है। ये हमने तो इंस्टा जो है वो नहीं किया, इसके लिए बकायदा जो है वो अगर कहा जाए कि जो है वो एक एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने, और वो एक्ट के थ्रू काम जो है वो कर रहा है। मैरिट भी क्या मध्य प्रदेश शासन का है? ठीक है, यहाँ पर अगर मैरिट भी मध्य प्रदेश शासन का तो थोड़ी है यहाँ पर जो है वो। तो इस तरह से ये है, जैसे SPA, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल में है SP। IIT IIM इंदौर, यहाँ पर अगर कहा जाए IIITDM, ठीक है, यहाँ पर ये संस्थान ये जितने लिखे ये सब केंद्र सरकार के। तो वहां देखना, वो बहुत सरल प्रश्न पूछेगा तुम लोगों से। वो क्या करेगा, 3 इंस्टीट्यूशन जो है वो केंद्र के दे देगा, एक इंस्टीट्यूशन MP का दे देगा, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी दे दिया, RGPV दे दिया, ऐसा कोई जो दे देगा। तो उससे तुम जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस को देख सकते हो। बाकी कितने हैं क्या है वो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो देखना पड़ेगा। तो ये तो एक बेसिक हो गया। फिर सीधे जो है नीचे चले गए इंस्टीट्यूशंस में। अभी हमारे लिए कोई काम का नहीं। 187 योजनाएं, हरि सिंह गौर स्मृति पुरस्कार 2015, लक्ष्मण सिंह गौर के अभी हम बात कर चुके हैं कि क्या संशोधन हुआ, तो फिर से बताने की जरूरत नहीं है। ई शिक्षा, ठीक है, ये भी हम छोड़ दें, ठीक है, मुझे नहीं लगता। ये सब जो है वो पोर्टल्स हैं, स्वयं जो है वो NPTEL ओपन यूनिवर्सिटी, ये सब ऑनलाइन एजुकेशन पे काम करने वाले पोर्टल। इन सब के बारे में वैसे तो आप लोगों ने अब लास्ट मोमेंट पर है तो मुझे लगता है कि सब कुछ पढ़ ही लिया होगा, फिर भी कम से कम जो है वो E-लर्निंग प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले जो है वो पोर्टल्स आपको जो है वो पता होना चाहिए, कौन कौन से पोर्टल जो है वो काम कर रहे हैं, है ना। तो स्वयं तो बहुत बड़ा पोर्टल, NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग, ठीक है, इसका क्या नाम है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग। ओपन यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में तो खोज है, भारत में आपको सबको मालूम ही है इग्नू है। तो ये क्वेश्चन जो है वो ज्यादा मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आएंगे। पेंशन से हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमको कॉलेज में जाना है, वो तो तुम जब असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पद पे आने के बाद रिटायर हो गए भविष्य में, इतना पैसा आ जाएगा तुम्हें पेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सैलरीज आजकल इतनी अच्छी हो गई है, हैंडसम। अभी भी 4-5 दिन है, थोड़ी ईमानदारी दिखा दोगे तो कहीं अच्छा कुछ हो जाएगा। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी, मध्य प्रदेश शासन ने 1969-70 में इसको स्थापित किया है ना, ये ध्यान रखना। 50 साल पूरे कर चुकी है ये। इसमें एक छोटी सी चीज है जो मैं दिखा रहा हूँ, शायद आ जाए, यही मैंने पढ़ा था इसलिए दिखा रहा हूँ। पहला तो द्विमासिक पत्रिका रचना याद रखना है, हर 2 महीने में ये मैगजीन निकालती है, उसका नाम है रचना। ये 1995-96 से पब्लिश हो रही है। फिर इसमें एक और काम की चीज है, ये कि इसका जो है वो अगर कहा जाए कि स्वर्ण जयंती समारोह का समापन हिंदी पखवाड़ा 30 सितंबर 2022 को उज्जैन में किया गया, यानी इसका एक कार्यक्रम चला, इसका आयोजन किया गया है भोपाल में, लेकिन समापन समारोह उज्जैन में हुआ, ये याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 सितंबर 2022, ये भी हमारे कोई ज्यादा काम का नहीं है। और देख लेते हैं कोई काम का है कि नहीं। ठीक है, ये सब हमारे काम के है नहीं, ये भी हमारे काम का नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है। देखते जा रहे हैं, जो काम का लगेगा फटाफट आपका रिवीजन करा दिए जितना जल्दी हो सकता था उतना। यहाँ पर अकादमिक स्वर्ण जयंती, ये भी हमें हमारे लिए बिल्कुल काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है।
कुछ पुस्तक वगैरह ऐसे तो काम की है नहीं, दिखेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये एक बुक शायद आ सकती है। ये लिखा हुआ है कि माननीय मोहन डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन एवं अध्यक्ष मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम प्रतियोगी परीक्षाओं, लोक सेवा परीक्षा जो एमपीपीएससी का एग्जाम देते हो ना, प्री प्लस मेंस, के लिए एक पुस्तक तैयार कराई जा रही। नाम रखा है ज्ञान संपदा। ठीक है, शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञान संपदा मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम अनुसार पुस्तक तैयार कराई जा रही। पुस्तक के प्रकाशन की प्रक्रिया प्रचलन में है, तो हो सकता है कि ज्ञान संपदा पुस्तक का संबंध है लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से, ऐसा कुछ पूछ सकता है। ये याद रखना। अब जब पब्लिश हो जाएगी तो खरीद लेना, तो तुम्हें काम आ जाएगी सभी लोगों को, है ना। एक्चुअल क्या है, हम बस किताबें खरीद के रखते हैं, ये एक सबसे, हर एक बच्चे का प्रश्न होता है हमें नोट। अभी मालूम है, ये जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा, थोड़ा सा अदरवाइज मत लीजिएगा कोई भी, आप में से हर एक का प्रश्न होगा कि सर इसकी पीडीएफ दे दीजिए। मुझे मालूम है कि वो पीडीएफ कोने कचारे में पड़ी रहेगी, कोई पढ़ेगा भी नहीं उसको। तो अपने टू दी पॉइंट नोट्स बनाने पे फोकस करो यार, बहुत। ये आंकड़े हम पढ़ चुके हैं ना, शासकीय महाविद्यालय 536, ग्रांट वाले अनुदान प्राप्त 73, गैर अनुदान प्राप्त 751। ठीक है, ये तो अभी हमने पढ़ लिया। स्वशासी जो अभी ऑटोनोमस 19 हमने ये देख ही लिए हैं, ये अभी हमारे लिए काम के नहीं। जिलेवार भी हमारे लिए कोई काम का नहीं, इतने कहाँ जिले याद करेंगे, इनमें से कोई हमारे काम का नहीं है, ये याद रखेगा। ये नीचे जा रहे हैं ना, इनमें से कोई काम का नहीं, ये नीचे बढ़ते चले जाएंगे। अननेसेसरी आपके लिए थोड़ी है ये जो प्रतिवेदन के अंदर है, तो ये नीचे, यहाँ पर मैं सीधे सीधे वहां चला जाऊं जो आपके काम के हो सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, यूं तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये शासकीय स्वशासी शासकीय महाविद्यालय, ठीक है, यानी ऑटोनोमस कॉलेज। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सा, क्योंकि वो क्या पूछेगा, वो पूछेगा शासकीय मोहनलाल हरगोविंद दास गृह विज्ञान महाविद्यालय है जबलपुर में, इंदौर में, ग्वालियर में, दतिया में। तो ऐसे ये 19 ही हैं केवल। 19 में से जो मेन मेन भोपाल भोपाल वाले हैं वो तो छोड़ ही दो, जैसे एमएलबी जो है वो छोड़ दो, सरोजनी नायडू छोड़ दो, गीतांजलि छोड़ दो, उच्च शिक्षा उत्कर्ष संस्थान भोपाल ये छोड़ दो, ये तो याद ही रहेंगे। जिनके नाम थोड़े अटपटे हैं, नाम अटपटे, नाम कैसे, कमला राजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्वालियर, ठीक है। दूसरा माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय जो है वो इंदौर। तीसरा शासकीय महाकौशल, ये तो जबलपुर कर ही दोगे। ठाकुर रणमत सिंह, ये भी कर दोगे रीवा, ठीक है। और संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी, तो कितने हो गए, एक हो गया संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी, ठीक है। शासकीय एमएलबी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय ग्वालियर, ये 19 है। अब एक बार आप देख लेना, मुझे लगता है कि शायद वो मोहनलाल हरगोविंद दास वाला कभी पूछ ले, या कमला राजे कन्या वाला जो है वो पूछ ले। ऐसा शायद शायद मुझे ऐसा लगता है कि कई बार एक आध पूछ लेते हैं कि कहाँ है, क्योंकि ये ऑटोनोमस कॉलेज है और केवल 19 ही हैं ऑटोनोमस कॉलेज। अब अनुदान प्राप्त को हम याद करें, अननेसेसरी अपना और आपका मैं दोनों का ही समय बर्बाद करूंगा, तो नीचे चलेगा। उन 19 में भी मैंने बता दिया कि कौन से जो है 19 याद रखना है। सीधे नीचे दौड़ लगा के पहुंच गए हम लोग यहाँ, ये ये यहाँ पहुंच गए, ये खत्म हो गया विभागीय प्रतिवेदन। तो अभी हमें ये क्या समझ पड़ा, यहाँ नीचे जहाँ खत्म हो रहा वहां से अपन समझ लें पूरी जो है, अगर कहा जाए, जैसे कहते हैं ना कि जब व्यक्ति की मृत्यु आती है तो उसको जो है वो पूरा सब कुछ दिख जाता है। तो हमारे साथ तो ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझना कभी भी। सरल सी भाषा में है कि हमें अपने आप को इतना अच्छा तैयार करना है कि हर समय हमें हर चीज जो है वो दिमाग के अंदर रिवाइज होती रहे। सरसरी नजर में जो है वो अगर कहा जाए, एक क्षण में जो है वो संपूर्णता चीजें आ जाए। अब सबसे पहले आपको दिख रहा है क्षेत्रीय कार्यालय, ये हो गए पूरे 7, ये दिख गए क्षेत्रीय कार्यालय 7 है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन चले गए मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय, तो ये हो गए 8, ये 8 विश्वविद्यालय हो गए। अवधेश प्रताप, बरकतुल्ला, देवी अहिल्या, जीवाजी, रानी दुर्गावती, विक्रम, महाराजा छत्रसाल, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में शंकर शाह जो है वो विश्वविद्यालय, नाम याद रख लेना, ऐसा छिंदवाड़ा भी कह दोगे तो गलत नहीं। पृथक अधिनियमों के द्वारा, ठीक है, ये मैंने बता दिया है कि पृथक अधिनियमों के द्वारा ये बने, तो टोटल ये हो गए 16, यानी टोटल ये 16 सरकारी विश्वविद्यालय हैं, सरकारी, ठीक है। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत 8, और बाकी जो 8 है उनके लिए अलग अलग एक्ट जो है वो समय समय पर बनाए गए पृथक, ये हो गए 16। निजी विश्वविद्यालय, ये लिस्ट चल रही है, देखो अभी कितने थे, 47 बोला था मैंने,
तो ये अब 47 हो गए, देख लेना अगर वहां 21-22 का प्रतिवेदन आए तो 40 ही लगा के आना। ठीक है। और प्रथम अधिनियम के द्वारा तो एक ही था, महर्षि महेश योगी, मैंने बताया था कि एक ही आएगा। फिर ये तो खैर बेसिक जो सफलता के मंत्र वगैरह, ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन युवा सांसद वगैरह पे कोई क्वेश्चन जो है वो आए, और ये अगर आएगा तो आपको वैसे पता भी होगा, मुझे ये बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहाँ। तो ये जो मैंने आपको बोला था कि इस साल का जो है वो सांस्कृतिक गतिविधियों में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के उसमें हो रहा है, तो ये लगा भी हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के मतलब इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है ये। तो इस तरह से मैंने आपको एक सरसरी नजर में पूरा उच्च शिक्षा विभाग का 2022-23 का प्रतिवेदन जो है वो समझा दिया। इसी प्रतिवेदन का ये पुराना वाला प्रतिवेदन है, थोड़े बहुत आंकड़ों में अंतर है, बाकी ऑलमोस्ट आप याद देखोगे तो आंकड़े वैसे के वैसे ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। गांव की बेटी योजना में कोई बदलाव थोड़ी आ जाएगा, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता सम्मान योजना में कोई बदलाव नहीं आ जाएगा, सॉरी लक्ष्मण सिंह गौड़ पुरस्कार में कोई बदलाव नहीं आ जाएगा, नैक के गुणवत्ता में कोई बदलाव, मतलब इस तरह के इसमें जो है वो अगर कहा जाए कोई बदलाव तो नहीं आएगा, ये सब तो वही के वही रहेंगे यहाँ पर। तो ये मैंने आपको जो है वो बता दिया। अब आप देख लीजिएगा कि क्या प्रश्न एग्जाम हॉल में आएगा, कैसे आएगा, उससे अपने आप को तैयार कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यूं तो बहुत लेट है आप, पर अगर किसी को लग रहा है कि एक सुपरविजन चाहिए टेस्ट सीरीज से, तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है अभी भी। वो कैसे आप करेंगे इतने कम समय में वो आपके ऊपर है। हाँ ये है कि उस टेस्ट सीरीज को अगर आप लेते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर तक काम आ जाएगी। पेपर 1 तो असिस्टेंट प्रोफेसर का और उसका एक ही जैसा है, टैक्स ऑफिसर का भी पेपर इसी से मिलता जुलता है। और जो टेक्निकल एग्जाम है जैसे आयुर्वेद वाला ले लो या कोई असिस्टेंट इंजीनियरिंग का ले लो, ये सबके पेपर 1 तो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। किसी को लग रहा है कि यार नहीं ये वाली ले लूंगा तो मुझे आगे भी काम आएगी, उस हिसाब से लेना है तो वो कर सकता है, ले सकता है, एक सुपरविजन हो जाए। बाकी तो मैंने जितना मुझसे कोशिश बन रही है वो मैं आपके लिए करने की कोशिश कर ही रहा हूँ। ठीक है, अपने समय परिस्थिति के अनुसार। तो ये आंकड़े देख लीजिएगा, प्रश्न को बात समझ लीजिएगा, गलती मत करिएगा कि वो 22-23 पूछ रहा है कि 21-22 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। धन्यवाद आप सभी को।